नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जली हुई रस्सी। जली हुई रस्सी हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार गुलशेर खां शानी द्वारा लिखी गई एक मार्मिक और यथार्थवादी कहानी है। यह कहानी ग्रामीण परिवेश, मानवीय रिश्तों की जटिलताओं और बदलते वक्त के साथ इंसान की बदलती मानसिकता का बहुत सुंदर चित्रण करती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कथा वाचन कर रही हूँ मैं, अपर्णा रमेश। कहानी एक ऐसे गरीब दंपत्ति की है जिन्होंने पहले काफ़ी अच्छे दिन देखे हैं, लेकिन अब गरीबी की वजह से क्या उनका आत्मसम्मान पूरी तरह खत्म हो गया है? चलिए कहानी में देखते हैं। जली हुई रस्सी। अपने बर्फ जैसे हाथों से वाहिद ने गर्दन से उलझा हुआ मफलर निकाला और साफिया की ओर फेंक दिया। पलक भर वाहिद की ओर देखकर साफिया ने मफलर उठाया और उसे तह करती हुई धीमे स्वर में बोली, क्या मिलाद में गए थे? वाहिद ने बड़े ठंडे ढंग से स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया और पास की खोटी में कोट टांग खिड़की के पास चलाया। खिड़की के पास अंधेरा था, केवल सन्नाटे की ठंडी साए साए थी जिसे लपेटे बर्फीली हवा बह रही थी। किंचित सिहर कर वाहिद ने खिड़की के पल्ले लगा लिए और अपने बचते हुए दांतों को एक दूसरे पर जमाते हुए बोला, उफ, कितनी सर्दी है, जिस्म बर्फ हुआ जा रहा है। चूल्हे में आग है क्या? प्रश्न पर साफिया ने आश्चर्य से वाहिद की ओर देखा। बोली, नहीं तो। फिर बोली कुछ नहीं, चुपचाप खाट पर लेटे वहीद के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर स्नेह सिक्त स्वर में बोली, सुनो, मेरा बिस्तर गर्म है, वहां सो जाओ। वाहिद अपनी जगह पर लेटा रहा, कुछ भी नहीं बोला। थोड़ी देर के बाद उठकर पास ही पड़ी पोटली खींची, उसकी गांठ खोली और कागज की पुड़िया रुमाल से अलग करके बोला, शेरनी है, लो खाओ। रहने दो, साफिया बोली, सुबह खा लूंगी। फिर पूछने लगी, क्या मिलाद में बहुत से लोग थे? किसके यहाँ थी? वकील साहब के यहाँ। एक तो 11वें शरीफ की मिलाद और दूसरी इतनी सर्दी। वाहिद ने रजाई गर्दन तक खींच ली। अनायास भर आई झुरझुरी से एक बार सिहर कर अपना जिस्म समेटा और एक कोने में पड़ा रहा। बंद किवाड़ों को धक्का मारकर अंधेरे और शीत में ठिठुरती हवा लौट गई और किवाड़ों के दराज में सिमटकर दोशीजा के नटखट छुअन की तरह गर्म रजाई में भी वाहिद को छूकर कंपा गई। पास वाले मकान से एक शोर उठ रहा था, एक बड़ी मीठी सी चहल पहल जिसमें पुरुष और स्त्रियों के स्वर और हंसी मजाक के फव्वारे, तेग की उठापटक, बल्लियां और कफगीर के टकराने और झंझनाने की आवाजें। इसके साथ सब खुले मिले थे। साफिया ने कहा, मुनीर साहब के यहाँ कल सुबह दावत है। वाहिद ने सुन भर लिया और आंखें बंद कर ली। मुनीर साहब वाहिद के घर के पास ही रहते थे। आज से कोई 6 साल पहले मुनीर साहब यही मुनीम थे, पर बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और गल्ले का व्यापार शुरू कर दिया। किस्मत अच्छी थी, अतः 2 साल के अंदर ही उन्होंने हजारों रुपए कमाए और अपना पुराना माटी का कच्चा मकान तुड़वाकर पक्का और बड़ा मकान बनवाया। उस दावत की चर्चा वाहिद पिछले कई दिनों से साफिया से सुन रहा था। मुनीर साहब की पत्नी, जो अक्सर वाहिद के यहाँ दोपहर में आ जाया करती थी, उसने 2 हफ्ते पहले ही अपने यहाँ होने वाली दावत की घोषणा कर दी थी। जब कभी साफिया से भेंट हुई, थोड़ी इधर उधर की चर्चा के पश्चात बात 11वें शरीफ के महीने मिलाद और दावतों पर पलट आई और उसने बातों ही बातों में कई बार सुनाया कि उनके यहाँ के दावत में कितने मन का पुलाव, कितना जर्दा और कितने मन के बकरे कटने को हैं और इतने दिन पहले ही उनके रिश्तेदार चावल दाल चुनने बीनने और दूसरे कामों के लिए आ गए हैं। इस जरूरत से ज्यादा इंतजाम करने के लिए उन्होंने सफाई दी कि मिलाद तीजा और किसी धार्मिक काम में चाहे लोग ना आए, पर खाने की दावत हो तो एक को बुलाओ, 4 आ जाएंगे। जब मामूली दावतों का यह हाल होता है तो ये तो खास दावत है। साफिया को बुरा लगा हो ऐसी बात नहीं, पर उसने कभी नहीं कहा। वही दावत कल होने जा रही थी। बड़ी देर से छा गई चुप्पी को सहसा तोड़कर बड़े निराश स्वर में साफिया बोली, मुनीर साहब की बीवी के पांव तो जमीन पर नहीं पड़ते,
इतनी उम्र हो गई, फिर भी जेवर से लदी पीली उजली दुल्हन बनी फिरती है। भला बहू बेटियों के सामने बुढ़िया का श्रृंगार क्या अच्छा लगता है? वाहिद ने करवट बदली और एक लंबी उसास भरकर बोला, जिसे खुदा ने इतना दिया है वो क्यों ना पहने, क्यों ना ओढ़े? अपने अपने नसीब है सफिया। साफिया को संतोष नहीं हुआ। थोड़ी देर चुप रहकर बड़े भरे हुए स्वर में बोली, एक अपने नसीब है, खुदा जाने तुम्हारे मुकदमे का फैसला कब होगा। सफिया के भीतर से तो बड़ी लंबी और गहरी सांस निकली, जो सीधे वाहिद के कलेजे में उतर गई। वाहिद एक ढीला ढाला मझोले कद का आदमी था। गरीबी और अभाव से उसका परिचय बचपन से ही था। बड़ी आर्थिक कठिनाइयों के बीच 8वीं की शिक्षा प्राप्त कर सका था। 8वीं के बाद किसी तरह कोशिश कर करा के उसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी पा ली और 8 साल के भीतर ही वह डिप्टी रेंजर तक पहुंच गया। जंगल महकमे वालों को भला किस चीज की कमी। 4 साल के अंदर ही वाहिद के नाम पोस्ट ऑफिस में 1,500 की रकम जमा हो गई, जिसमें से 700 उसके ब्याह में खर्च हुए। पर सफिया का भाग्य शायद अच्छा नहीं था। पूरे 2 साल भी वह सुख से नहीं रह पाई थी कि वाहिद पर रिश्वत के आरोप में उसे मुअत्तल कर दिया गया। वाहिद ने बहुत हाथ पांव मारे। पोस्ट ऑफिस से 300 रुपए और निकल गए। हेड क्लर्क की कई दावतें हुई। रेंजर ऑफिसर साहब, जिनके सर्कल में वाहिद आता था और जिन्होंने रिपोर्ट आगे बढ़ाई थी, उनके यहाँ उसने कई बार मिठाई और फलों की टोकरियां और शहर के भारी भरकम आदमियों से ढेर सारी सिफारिशें भिजवाई। और डीएफओ साहब की बीवी के पास, हालांकि उसके पहले एक बार भी वहां जाने का अवसर तो नहीं आया था, पर उसने सफिया को 2-3 बार भेजा, पर कुछ नहीं हुआ। केस पुलिस को दे दी गई और वाहिद पर मुकदमा चलने लगा। पहले कुछ महीने तो वाहिद को काफी सांत्वनाएं मिली कि केस में कोई दम नहीं है, खारिज हो जाएगा। यहाँ वाले ज्यादती और अन्याय करे, पर ऊपर वाला तो सबकी चिंता रखने वाला है। और वाहिद के केस के साथ अकेले वाहिद का ही तो नहीं, बल्कि 2 और जनों का भाग्य जुड़ा हुआ है। अगर मान लो कि वाहिद दोषी भी है, तो वे लोग तो निर्दोष हैं। ऐसी कई बातें हुई। जब 1 साल का अरसा बीत गया और मुकदमा तय नहीं हुआ और पोस्ट ऑफिस से पूरे पैसे निकल गए, सफिया के जिस्म पर एक भी जेवर न रहा, तब वाहिद की हिम्मत टूट गई। और पहले जो वाहिद जुम्मे के अलावा कभी भी मस्जिद की ओर रुख नहीं करता था, वही वाहिद अब 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगा। लगभग 2 साल के बाद फैसला हुआ और आशा के विपरीत अच्छे से अच्छा वकील लगाने के बावजूद वाहिद को साल भर की सजा हो ही गई। वैसे तो अकस्मात टूट पड़ने वाली मुसीबत यह कोई पहाड़ से कम ना थी, पर रिश्तेदारों और दोस्तों ने हाई कोर्ट में अपील करने का किसी न किसी तरह प्रबंध कर दिया और पूरे 1.5 बरस से वाहिद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है। अब भले उस प्रतीक्षा में 1 जून के खाने के बाद दूसरे जून की चिंता की हड़बड़ाहट, सफिया की शिकायतें, दिन प्रतिदिन उसका टूटता स्वास्थ्य है और उस दुर्दिन में मां बनने की एहतियात, आवश्यक दवाई और देखभाल की सारी समस्याएं भी शामिल है। मुनीर साहब के यहाँ से देग में भारी भरकम कफगीर के फेरने टकराने का स्वर गूंजा। बड़े जोर से छन छन की आवाज हुई और फिर घी में पड़े ढेर सारे मसालों की मीठी सौंधी खुशबू फैल गई। अब वाहिद के लिए ख्वाब था घी। जब तक लोअर कोर्ट से फैसला नहीं हुआ था और ऑफिस से मुअत्तली का अलाउंस मिल जाया करता था, उसका ही सहारा कम न था। पर अब कहीं का कोई आसरा नहीं। उन कड़वे दिनों को वाहिद और सफिया मिलकर झेल भी ले, लेकिन उस मासूम जान का क्या होगा जो वाहिद के दुर्दिन में ही सफिया के गर्भ में आने को थी। प्राइवेट फंड की जो भी थोड़ी बहुत रकम जमा थी और वापस मिलने को थी, उसके जाने के बहुत पहले से रास्ते तैयार थे, अतः उसका क्या भरोसा। एक दिन सोफिया झिझकते हुए बोली, एक बात कहूं? पल भर के लिए तो वाहिद डर सा गया। पता नहीं सफिया कौन सी बात कह देगी। तुरंत जवाब देते नहीं बना। क्षण भर के लिए उसकी तरफ देखता रहा, फिर पास जाकर अपनी हथेलियों में उसका चेहरा भरकर बड़ी उदास आंखों से उसकी तरफ देखने लगा। क्या कहती हो? सफिया बोली, प्राइवेट फंड के पैसे मिलेंगे तो थोड़ा सा घी ला दोगे? बहुत दिनों से अपने यहाँ पुलाव नहीं बना। वाहिद के भीतर जैसे किसी ने हाथ डालकर खंगाल दिया हो।
अपने को किसी तरह पहले वह संयत कर धीरे से मुस्कुराया, फिर जरा जोर से बनाई हुई हंसी हंसता हुआ बोला, बस। सफिया संकोच से लाल होकर मुस्कुराती हुई वाहिद के सीने में छिप गई। वहां से हटकर जब वाहिद दूसरे कमरे में आया तो निढाल सा खाट में पड़ गया। भीतर से उफनती रुलाई का आवेग पलकों पर, होठों पर बिखर रहा था। मुंह पोंछने के बहाने रुमाल से उसने अपनी आंखें पोंछ ली, अपने लरज रहे होठ बाहों में भींच लिए। उस बात को भी 3 माह हो गए थे। सफिया ने एक दो बार अप्रत्यक्ष रूप से पूछने की कोशिश भी की थी, पर फिर चुप रह गई। उस रकम की वाहिद को आज भी प्रतीक्षा है। वाहिद ने करवट बदली। मुनीर साहब के यहाँ का शोर थम गया था और इक्की दुक्की आवाजें आ रही थी। सफिया थककर सो गई थी। सर्दी की सुबह वाहिद के लिए 8 से पहले नहीं होती, पर उस दिन देर से सोने पर भी आंख सुबह जल्दी खुल गई। वैसे काम होने या ना होने पर भी वह चाय आदि से निपटकर 9 बजे से पहले ही बाहर निकल जाता है। लेकिन उस दिन उसकी चाय 10 बजे हुई। बाहर मुनीर साहब के यहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही थी। साइकिल और पांव के चलने से धूल उभर उभर कर बादल सा बना रही थी। और दिनों की तरह चाय देते हुए आज सफिया ने ना तो राशन के समाप्त होने की बात कही और ना ही पूछा कि आज वाहिद कहाँ से कुछ प्रबंध करेगा। पिछली रात भी कुछ नहीं कहा था। सुबह का बच रहा थोड़ा खाना वाहिद और साफिया ने मिलकर खा लिया। रात की मिलाद की शेरनी नाश्ते का काम दे गई थी। वाहिद ने पूछा, क्यों, क्या मुनीर साहब के यहाँ से कोई आया था? सफिया ने थोड़े झिझकते हुए जवाब दिया, नहीं, हज्जाम आया था, आम दावत की खबर दे गया है। वाहिद ने और कुछ नहीं पूछा और बाहर निकल आया। मुनीर साहब के घर के सामने से लेकर दूसरे मोड़ तक लोगों का आना जाना लगा हुआ था। रंगीन धारीदार तहमत लपेटे, सफेद और काली टोपियां लगाए, सिर में रुमाल बांधे लोग मुनीर साहब के घर की ओर बढ़ रहे थे। एकाएक सामने से रिजवी साहब आते दिखाई दिए। वाहिद उनसे कतराना चाहता था, पर जब सामने पड़ ही गए तो बरबस मुस्कुराकर आदाब करना ही पड़ा। रिजवी साहब के साथ 9 से लेकर 3 साल तक के 4 बच्चे चल रहे थे, जिनके सिर पर आड़ी टेढ़ी, गंदी और तेल में चीकट हो चुकी टोपियां थी। रिजवी साहब ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों भाई मुनीर, क्यों भाई, मुनीर साहब के यहाँ से हो आए हो क्या? वाहिद ने झिझक कर कहा, जी नहीं। तो फिर चलो ना, रिजवी साहब बोले। वाहिद क्षण भर चुप रहा, फिर संभल कर बोला, आप चलिए, मैं अभी आया। उसकी बात सुनकर रिजवी साहब आगे बढ़ गए। कोई 2 घंटों के बाद जब वाहिद लौटा तो मुनीर साहब के घर के सामने से भीड़ छट चुकी थी, पर महफिल अभी भी चल रही थी। कोई पूछे या ना पूछे, स्वागत करे या ना करे, लोग आते, सामने के नल पर हाथ धोते और बैठ जाते थे। एक ओर से कंधे पर कपड़े से ढका तस्त लिए चिचुड़ी हुई हड्डियों के गिर्द फैले ढेर सारे कुत्तों को हकालती हमीदा की मां निकली। हमीदा की मां पिछले 4 वर्षों से मुनीर साहब के नौकर थी। अक्सर तीज त्योहारों के अवसर पर मुनीर साहब के यहाँ से शेरनी लाकर हमीदा की माँ वाहिद के यहाँ पहुंचा जाया करती थी। उससे बात करने की ना तो वाहिद को ही कभी आवश्यकता पड़ी और ना अवसर ही आया। फिर भी वाहिद ने आज उसे रोककर पूछ लिया, हमीदा की माँ, क्या लिए जा रही हो? हमीदा की माँ ने पल्लू संभालते हुए कहा, खाना है भैया, सिटी साहब के यहाँ पहुंचाने जा रही हूँ। भला वह क्यों? अब पता नहीं, सिटी साहब आम दावत में आना पसंद करे न करे, सो बेगम साहिबा भिजवा रही हैं। इतना कहकर हमीदा की माँ आगे बढ़ने लगी। तभी एकाएक चौंक कर, जैसे कोई महत्वपूर्ण और विशेष बात छूटी जा रही हो, जरा ऊंची आवाज करके उससे रोकने के अंदाज में वाहिद ने पूछा, और कहाँ कहाँ ले जाना है? हामिद की माँ ने थोड़ा रुक कर कहा, पता नहीं भैया, फिर भी इतना जानती हूँ कि अभी तो मेरी जान को छुटकारा नहीं है। वाहिद होठों में ही मुस्कुराया और मुनीर साहब के घर की ओर बढ़ा। सामने आंगन में 2-3 बड़ी बड़ी दरिया, जो संभवतः हर दावत में पहुंच पहुंच कर गंदी हो चली थी, बिछी हुई थी, जिन पर साफ नए कपड़े पहने हुए कुछ बच्चे खेल रहे थे। पास के नल से क्षण प्रतिक्षण बह रहे पानी से आंगन के आधे हिस्से में कीचड़ फैल चुका था। पास ही 2-3 चारपाइयां डाल दी गई थी। चारपाइयां शायद उन उम्मीदवारों के बैठने के लिए थी जो देर से आने के कारण
चल रही पाँति समाप्त होने और दूसरी पाँति के आरंभ होने की प्रतीक्षा करते हैं। उन्हीं लोगों में से क्या वाहिद भी है? वह बड़े फीके ढंग से मन ही मन हंसा। रस्सी भले ही जल गई हो, पर क्या उसका बल इतनी जल्दी निकल जाएगा? थोड़ी देर वाहिद वहीं खड़ा रहा। वहां बैठने बिठाने अथवा पूछने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं थी। लोग आते थे, जाते थे। भीतर के कमरे से जहां खाना चल रहा था, बर्तनों के टकराहट के साथ पुलाव की महक वाहिद के फेफड़ों में भर गई। मुंह में पानी भर आया। घूंट हलक के नीचे उतारकर वाहिद एक और खड़े दांत खोदते और ओक थूकते 2-3 दाढ़ी वाले बुजुर्गों के पास जा खड़ा हुआ। दांत के अंतरों में फंस गए गोश्त के टुकड़ों को तीली से निकालकर फेंकने की जी तोड़ कोशिश करते हुए उन लोगों ने केवल वही सवाल किया जिसका जवाब वाहिद पिछले 1.5 वर्ष से प्रायः हर मिलने वाले को दिया करता था कि उसके केस का क्या हुआ, किस वकील को लगाया है, कितनी परेशानियां हो गई और अपील के फैसले को कितनी देर है, आदि। वाहिद ने सैकड़ों बार कही बात एक बार फिर बड़े अनमने ढंग से दोहरा दी। तभी दरवाजे के पास मुनीर साहब दिखाई दिए। इधर से ध्यान हटाकर वाहिद ने मुनीर साहब के चेहरे की तरफ अपनी आंखें जमा दी, बड़ी उम्मीद से। पर लगातार कई मिनट तक मुनीर साहब के चेहरे की तरफ देखते रहने पर भी उनका ध्यान वाहिद की तरफ लौटा ही नहीं और वे अपने किसी नौकर को कुछ हिदायत देकर लौटने लगे। इस पर तुरंत ही अपनी जगह से एकदम आगे जाकर वाहिद ने पुकारा, मुनीर साहब, आदाब अर्ज है। मुनीर साहब जाते जाते पल भर को रुके, आदाब लिया, वाहिद की ओर देखकर मुस्कुराए और तेजी से भीतर चले गए। एकदम पीछे अपनी जगह लौटने से पूर्व वाहिद ने सुना पास के दाढ़ी वाले सज्जन उसका नाम लेकर पुकार रहे थे। लौट कर देखा तो उन्होंने कहा, वाहिद मियाँ, पान लीजिए। एक कम उम्र का लड़का वाहिद के आगे पान की तस्तरी लेकर खड़ा था। वाहिद ने अपने इर्द गिर्द देखा, सामने खड़े लड़के पर एक निगाह डाली। तस्तरी लेकर वह लड़का लोगों के पीछे हो लिया, तस्तरी से पान लेकर मुंह में डाल लिया और बाहर जाते हुए लोगों के पीछे हो लिया। घर पहुंचकर देखा सफिया तकिए में मुंह डाले चुपचाप पड़ी थी। बावर्ची खाने की ओर निगाह गई तो चूल्हा लिपा पुता साफ था और धुले मंजे बर्तन चमक रहे थे। वाहिद को देखकर सफिया उठ बैठी और अपनी ओर घूर कर देख रहे वाहिद की आंखों में केवल निमिष भर के लिए देखकर ठंडे स्वर में पूछा, कितने लोग थे दावत में? हामिद की माँ तो आई नहीं। वाहिद के जले पर जैसे किसी ने नमक छिड़क दिया हो। तिल मिलाकर तीखे स्वर में उसने कहा, हमीदा की माँ की ऐसी तैसी? मैं ऐसी दावतों में नहीं जाता। ये जानकर भी तुम ऐसे सवाल करती हो? हमने क्या कभी पुलाव नहीं खाया? जिसने ना देखा हो वह सालों क्या जाए। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे गुलशेर खान शानी जी की लिखी हुई कहानी जली हुई रस्सी और आवाज थी मेरी, मैं अपर्णा रमेश। मित्रों, आपको कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। आखिर इंसान का एक आत्मसम्मान होता है, कुछ आन की बात होती है। भले ही गरीबी आ जाए लेकिन आदमी कुछ तो सामने वाले से मान सम्मान की चाहत रखता है। वाहिद गया तो खाना खाने के लिए था, लेकिन खाना खाए भी नहीं लौट आया। क्यों? आप बता सकते हैं क्या? अपनी बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स मुझे नई नई कहानियाँ ढूंढने के लिए प्रेरित करते हैं और आपको सुनाने के लिए। मिलती हूँ जल्दी ही बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।